सर इस वीडियो में मैं बात करूंगा जैसे आज के टाइम पे जो यूथ लोग हैं जी, और जिनको नॉलेज नहीं है वो भी 10-10, 20-20 घोड़ा घोड़ी खरीदने पे लगे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम करोड़ों में बेच देंगे जी। और जो नया आदमी भी जो फोन करता है वो कहता है कि भाई मैं शौक से घोड़ा घोड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो वो खाली मेरे को लगता है बीच में जैसे भबरी वाला मैटर डालता है। बाकी का उसके कहने का मतलब ये है कि मेरे को बिजनेस करने के लिए लेना है। तो नया आदमी के इस बिजनेस में आए तो सफल हो सकता है क्या जल्दी से? दो बातें हैं जी, या तो उसके पास पैसा इतना हो कि अगर वो 20-30 लाख रुपए लगा रहे हैं और वो डूब जाए वो बर्दाश्त कर सकता हो। बाकी घोड़े का जो बिजनेस है ये बड़ा हेक्टिक है, इसमें बहुत सारी मेहनत है, प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कुछ घोड़े मर भी सकते हैं, कुछ घोड़े आपके खरीदे हुए अच्छे भी हो सकता है, ना निकले, आपकी डिज़ायर्ड प्राइस पे ना बिके। तो इसको शौक की हद तक रखा जाए और साथ में बिजनेस बनाया जाए तो अलग चीज़ है। अगर आप डायरेक्टली इसको बिजनेस बनाना चाहते हो तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस कम है आपके इस बिजनेस में। बिल्कुल कम है। दूसरा सामान तो आपका सेल लगा दोगे, इसकी तो कहीं सेल भी नहीं लगती है। हाँ मेरे लगते बस हो सकता है 10 लाख का घोड़ा आपकी ये किस्मत बुरी हो या आपकी नेग्लिजेंस से चोट लग जाए तो वो 2 लाख का भी ना बचे। हो सकता है आपकी कीपिंग में प्रॉपर नॉलेज आपको ना हो, घोड़े दुबले पतले हो जाए उतने में भी ना रहें आपके। तो इसको शौक तक रखे, साथ में आपका लक अच्छा हो, आपकी मेहनत बहुत हो तो बिजनेस बन सकता है जी। प्योरली अगर कोई बिजनेस करके करना चाहता है तो मेरी सलाह है कि वो ना करे। और सर जैसे अभी बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के भी घोड़े लाइन में आ रहे हैं जी, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाहर की बातें जब सुनते हैं वो कि भाई ये करोड़ में बिक गया है, जी। तो क्या उनको जॉब छोड़ के घोड़ा लाइन में आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जी। कारण वो जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनको 20-20, 30-30 साल हो गए इस लाइन में। एक तो 20 साल का तजर्बा, 20 साल का जो उनकी पेशेंस का फ्रूट उनको मिला है वो आपको भी 20 साल बाद, नहीं तो ज़्यादा करोगे 10 साल बाद मिल जाएगा। मगर आते ही आपको लगे कि ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। और ज़्यादातर जो घोड़े वाले फार्म आप देखते हो वो सब लोग पहले से ही बहुत अमीर हैं, वो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो आप उनको देख के इसको बिजनेस मत समझो। अगर नहीं भी बिकेगा तो उनके कोई फर्क नहीं उनके पड़ेगा। तो शौक है जी, उनके पास ऑलरेडी लॉट ऑफ मनी है तो वो इस काम को करते रहेंगे, घाटा करके भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उनका तो सरप्लस मनी से वो इसको शौक पूरा कर रहे हैं, वो इसको बिजनेस के तौर पे नहीं कर रहे। और अगर एक फार्म जिसका खर्चा 50,000 रुपये महीने का है, अगर आप महीने में 50,000 भी एक घोड़े को बेच के प्रॉफिट कमा लोगे, आप उस तरह से अगर इसको बिजनेस के तौर पे लेते तो फिर भी लॉस में ही हो आप। तो सर जैसे मान के चलो मैं 2 लाख रुपए की घोड़ी ले लेता हूँ जी, और इसको किसी अच्छे घोड़े से मैट करा लेता हूँ जी, तो क्या बच्चा अच्छा आएगा क्या? चांस होता है जी। ब्रीडिंग में तो मैं प्योरली लक मानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मेटिंग कराते हैं, उनकी घोड़ी प्रेग्नेंट होती है, टाइम से बच्चा देती है और वो बच्चा बेच लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी घोड़ियाँ ही 2-2 साल प्रेग्नेंट नहीं होती, तो 2 साल में घोड़ा खाएगा कितना, उतने का तो बच्चा भी नहीं देगा। तो हर एक चीज़ में आप जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, वो एक नीलम होता है। नीलम आपकी उंगली में पहनाने से पहले ना आपकी यहाँ बाइसेप्स पे बांध देते हैं कि तुम बांध के देख लो तुम्हारे ये नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है। तो घोड़े को भी एक ट्रायल के तौर पे फिर आपको देखना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा, आप मेंटली परेशान हो गए, मुझे तो रहना भी घोड़ों में है, फिर भी ट्रायल अपनी ज़िंदगी में 6-7 महीने का एक कर लेना चाहिए। उसके बाद इसको बिजनेस के तौर पे करना चाहिए। और बिजनेस भी जितना आप कम घोड़ों से करोगे आप सक्सेसफुल रहोगे। एक घोड़ा लाओ, कंडीशन से बाहर घोड़ा लाओ, उसको तगड़ा करके बेच लो। अगर आप घर वालों के पैसे या लोन लेके इसमें 20-30 लाख रुपए डाल के बिजनेस करना चाहोगे तो आपके घाटा होने के चांसेस फुल ब्राइट है जी। जैसे सर बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, लीज पे भी जमीन लेके और 10-7-8 घोड़े रख लिए जी। अब तो क्या अगर लीज पे लेके अगर वो घोड़े रख रहे हैं जी, और घोड़े भी मान के चलो अच्छे नहीं है, क्योंकि भैया लीज पे लिए नए बंदे हो तो तुमको कोई नया अच्छा बंदा मिलेगा, 7-8 घोड़े सारे घोड़े अच्छे नहीं दिलवा सकता, नहीं मिलते ही नहीं है जी, है ना? नहीं मिलते। तो वो उस बंदे को क्या प्रॉफिट हो सकता है क्या आने वाले टाइम में? उसकी स्मार्टनेस है जी, वो घोड़े बेचता कैसे है। किसी भी चीज को रखना या पैदा करने में उतना बड़ा आर्ट नहीं है जितना सेल में आर्ट होता है। तभी सेल मैनेजर की तनख्वाह देखो आप कितनी होती है, पढ़ाई होती है MBA की। सो बेचना एक आर्ट है। पहले आदमी को अपने अंदर उसको बेचने का आर्ट डेवलप करना चाहिए। बेचने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि चीज अच्छी कौन सी है। अब
दो तरह के होते हैं, एक वो लोग हैं जो गंजे को कंगी बेच देते हैं गंजा, मगर वो कितने गंजों को बेच पाएंगे। सेल्समैन वही है जो एक अच्छे तरीके से सारी जिंदगी उसकी सेल कर सके, उसके लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि एमबीए के जो मेरे कुछ कॉलेज हैं उसमें अपने जैसे कि घोड़े वाले भी हैं 5%, जी, वो इतनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो जी। मेरे को लगता है एमबीए के कॉलेजों में उन अपने घोड़े वालों को भी भेजना चाहिए, तो थोड़ा उनकी भी नॉलेज। झूठ बोलने से आप किसी 2, 4, 10 आदमियों को बेवकूफ बना लोगे जी। अगर आप फेसबुक के जरिए घोड़े बेच सकते हो और वो खरीद सकते हैं तो वो आपकी रेपुटेशन की भी ऐसी तैसी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बारे में फिर 10 लोग अगर फेसबुक पे बोलेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा जी। बाकी ईमानदारी से ही लोग आगे बढ़ते हैं। चोरों को लगता है कि एक बार चोर बड़े मजे ले रहे हैं, मगर उनकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरती है जी, या लोगों से पिटते हुए गुजरती है। तो सर जैसे मान के चलो, एक सवाल अभी अपने यूट्यूब वालों के ऊपर है जी, कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि यार ये यूट्यूब वाले वीडियो बनाते हैं, जांच परख नहीं करते भाई कि ये उसका ही बच्चा है या नहीं है, तो आप कितना जिम्मेदार मानते हो यूट्यूब वालों को? नहीं, मीडिया किसी के लिए क्या जिम्मेवार है जी। अब मीडिया ने दिखा दिया कि ये बंदा एमएलए खड़ा हो रहा है, वो वायदे करता है, वो उसका वीडियो चला देते हैं। अब उनकी ड्यूटी थोड़ा है कि वो एमएलए के वायदे पूरे कराएंगे, उनकी ड्यूटी है उस वीडियो को चलाना, पूरे करना तो एमएलए नहीं है जी। आपने तो मेरा वीडियो चला दिया, अब जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं, जो मुझसे घोड़े खरीद रहे हैं, उनको खुद आके देखना चाहिए बातचीत करके ये आदमी कितना सच्चा है कितना झूठा है। बिल्कुल। फोन पे तो हर एक चिकनी चुपड़ी बातें करता ही है जी। तो आपकी, मैं तो मानता हूँ जी आपकी गलती है कि आप ठगे जाते हो और आप बाद में बोलते हो कि हम ठगे गए। तो आप तो अपनी रेपुटेशन दोनों से तरह से पैसा भी बर्बाद किया और आपने अपनी रेपुटेशन भी बर्बाद कर ली कि हम इतने भोले हैं कि हमें कोई भी ठग सकता है। और फिर सर दूसरी चीज ये भी है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब वाले सच दिखाएं, तो मान के चलो हम सच दिखाने के लिए भी तैयार हैं जी, पर अगर मान के चलो हमको कोई दिक्कत होती है तो वो सच दिखाने वाले लोग हमारे पीछे आके खड़े नहीं होंगे, ये हमको अच्छे से पता है। नहीं जी नहीं, देखो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी बातें हैं, उस पे तो आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाओ। ये तो आपका खुद, कोई भी चीज होती है ना भाई साहब, उसके ऊपर आपको अपनी कॉमन सेंस लागू करने चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमें कोई कहता है कि यहाँ भूत है तो हम ऐसे ही थोड़ा मान जाते हैं, हम सबूत मांगते हैं हर एक चीज का। तो घोड़ा खरीदते समय भी हम थोड़ा एक एयर टिकट ले, ट्रेन से चले जाएं, गाड़ी से जाएं, वहां जाके देख लें कि वो घोड़ा कैसा है। उसके समय हम रात को दारू पी के घोड़ा खरीदते और सुबह लड़ना चालू कर देते हैं। तो अंधा विश्वास किसी पे मत करो जी। बिल्कुल। तो अंधा विश्वास नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कैसे ठगे जाओगे, कभी भी नहीं ठगे जाओगे। और फिर दूसरा सर ये भी है ना कि हमारा काम है खाली दिखाने का, दिखा दिया। ये यूट्यूबर का मैं कोई कसूर ही नहीं मानता जी, है ना? वो तो मेले में गया। अब जो जैसे एक बंदा वेडिंग के लिए फोटोग्राफी करता है, किसी लड़की की वो फोटोग्राफी करता है, तो फोटोग्राफर की जो जॉब है वो ये है कि उस लड़की को खूबसूरत दिखाए। मगर अब शादी की फोटो भेजी जाती है तो फोटो पे शादी कर रहे हो, वो आपकी गलती है ना। जाके लड़की देख लो, उसका स्वभाव भी तो देखोगे, या उसकी फोटो से शादी कर रहे हो। सेम चीज घोड़ा है, आपने फोटो पे घोड़ा देख लिया, उसको जाओ, उसको टच करो, उसको देखो, उसकी स्टेबल्स के मैनर कैसे हैं, उसको काठी लगाते समय वो कैसे करता है, लगाम लेते समय वो कैसे करता है। आप फोटो पे घोड़ा खरीदोगे तो फोटो तो उसकी दोबारा भी सुंदर आएगी, मगर उसका स्वभाव, उसका खड़े रहने का स्टाइल, उसकी कंफर्मेशन, वो तो आप फिजिकली जाके देखोगे ना। और फिर जाके देखोगे, फिर बाद में क्या करते हैं कि भाई यूट्यूब वालों को धमकाना चालू कर देते हैं जैसे, तो ये भी मेरे को लगता है गलत चीज है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा एक ऐसा है भाई साहब, बार्किंग डॉग सेल्डम वाइट। बिल्कुल। जिनको किसी को मारना है वो उसके घर में जाके भी मारेंगे। फोन पे धमकियां देने से आप अपनी भड़ास निकालते हो, कुछ नहीं कर सकते। फिर बाद में क्या कि ये बोलते हैं कि भाई हम बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी तो अपने घर में। बिल्कुल बड़े, आप बड़े आदमी हो, इसमें कोई भी इनकार नहीं है जी। मगर मैं कहता हूँ कि किसी को गालियाँ देने से अच्छा, मेरा जिस दिन दिमाग घूमेगा मैं उसका सिर तोड़ना पसंद करूंगा उसके बहन बेटियों को गाली देने से। बिल्कुल बिल्कुल। वरना मैं चुप रहूंगा जी, कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई साहब, सब लोगों के लिए अपनी अपनी राय होती है।
उसको माइंड भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बारे में लोग पीठ पीछे क्या बोलते हैं मेरे वो मैटर ही नहीं करता। जैसे बहुत सारे मैं उस आदमी को बुरा मानता हूँ जो मुझे आके बताता है कि फला आदमी तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। अगर तो तुम मेरे दोस्त हो तो तुम सुन के क्यों आए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम सुन के मुझे बता रहे हो इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन हो और वो आदमी भी तुम्हारा दुश्मन है, तुम मेरे जरिए उससे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते और फिर दूसरी चीज कि तू सुन के अगर आया है हाँ। तो हो सकता है एक दो तूने भी मेरे बारे में बिल्कुल। पंच मारा होगा। पहले लोग मिलके बातें करते हैं जी, मैं इसको माइंड ही नहीं करता जी। मैं इसको कहता हूं कि पीठ पीछे लोग एनालिसिस करते हैं किसी आदमी का और उनके आपके बारे में क्या विचार हैं ये आपके हाथ में है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके हाथ में नहीं है तो आप टेंशन क्यों लेते हो? कोई जैसा बोल रहा है उसको बोलने दो, जिस दिन आपके मुंह पे बोलेगा देखा जाएगा जी। और मेरे को लगता है कि जैसे कि घोड़े वाले मिलते हैं जी तो 20% को छोड़ के मेरे को लगता है 80% तो काम ही यही करते हैं कि उनको किसी ना किसी का टॉपिक लेना। और जैसे कि ये भाई साहब अब मैं आपकी बात काटता हूँ, ये घोड़े वाले में नहीं है जी, हाँ, ये हर एक ट्रेड में ही होता है। हाँ, उनको कुत्ते वालों की बातें भी ऐसी होती है, जो भी सेम फील्ड के लोग हैं ना उनको, इसको मैं मानता ही नहीं भी ये बुरी बात है। मैं कहता हूँ ये डिस्कशन है, उनको करने दो जी, क्या हो जाएगा डिस्कशन करने से? नहीं पर सर चलो डिस्कशन करें पर कम से कम पीछे से ये तो नहीं बोले जैसे अरे अब नहीं। मान के चलो ये बोला कि भाई उसके घोड़े, अरे उसके तो क्या टट्टू है, अरे भाई तो तेरे कौन से शेर हैं? असल में ऐसा है भाई साहब, इंसान की फितरत है कि उसको लगता है कि उसके पास ही बेस्ट चीजें हैं, ना उसके जितनी अकल किसी को भगवान ने दी है। तो ये कसूर नहीं है जी, ये नेचर है आदमी की। मैं तो इसको माइंड नहीं करता, मैं कहता हूँ चलने दीजिए। जब आपके बारे में बात हो रही है तो समझ लो आप किसी लेवल पे आ गए, तरक्की हो रही है हाँ आपकी। तरक्की हो रही है, बात करने दो जी। अपने मुंह पे कोई करेगा तो देखेंगे जी, मुंह पे भी अगर वो आपकी सच्ची बुराई कर रहा है ना हाँ। तो उस बुराई को बुरा मत मानो, आप उस चीज को दूर करो, अपनी जिंदगी से हटा दो। मैंने जब फोटोग्राफी की तो बहुत नेगेटिव कमेंट आते थे, मुझे भी गुस्सा चढ़ता था, मगर फिर मैंने कुछ सोचा कि ये नेगेटिव कमेंट अगर तो गलत बोल रहे हैं तो आपको बुरा लगना चाहिए। अगर एक आदमी ने बोला कि आपके घोड़े के लगाम सही नहीं लगी, कांटे वाली लगाम क्यों लगाई है, तो वो सही बोल रहा है, गलती आपकी है कि आपने उस लगाम के साथ उसकी फोटो खींची है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस गलती को दूर कर दो। जैसे जैसे मैंने अपनी फोटोग्राफी से गलतियां दूर की, मेरी फोटोग्राफी की प्रेज होने लगी। अगर अब मैं अड़ जाऊं कि नहीं मैं तो इससे भी ज्यादा गंदी और कांटे वाली लगाम लगाऊंगा, तुम्हें क्या, तो कसूर तो मेरा ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके प्रशंसक है वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर जो आपकी निंदा करते हैं ना, मैं उनको भी दोस्त ही मानता हूँ। आप जो वो निंदा कर रहे हैं उस चीज को दूर करते जाओ, फिर कहाँ तक वो निंदा करेंगे आपकी। बाकी आप अपने दोस्तों की परवाह करो, उनका दिल मत दुखाओ, उनके लिए बहुत अच्छे बन के रहो। वैसे तो सबके लिए अच्छे रहो, मगर अपने दोस्तों का दिल दुखने से रहो। बाकी बोलने वालों की परवाह करके क्या लेना।